साथियों, आज चर्चा का विषय है कि इंडिया गठबंधन जब से बना और अब तक इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक मत क्यों नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब आप इस चर्चा को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस चर्चा में, इस गठबंधन में किसकी कमियां हैं, किसकी नहीं, क्या ये गठबंधन सफल होगा अपने मकसद में या नहीं, कौन इस गठबंधन को सफल बनाना चाहता है, कौन नहीं। ये सब बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो साथियों, जब इंडिया गठबंधन का गठन का प्रयास नीतीश कुमार ने चालू किया था, लेकिन जब नीतीश कुमार लखनऊ आए इंडिया गठबंधन के लिए, अखिलेश यादव से मिले, उनको आमंत्रित किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती को इंडिया गठबंधन के लिए आमंत्रित नहीं किया। ये उनकी अंदर खाने जो भी बात हो, बल्कि पत्रकारों ने इस संबंध में जब जानना चाहा, नीतीश कुमार से प्रश्न किया, तो नीतीश कुमार ने बगल में बैठे अखिलेश यादव की तरफ इस तरह इशारा करके कहा कि इनसे पूछो। अखिलेश यादव ने उस माइक को नीचे दबाया और उठकर चल दिया। नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव दोनों गए थे। दोनों व्यक्तियों ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंगें संपन्न हुई। पहली पटना, दूसरी बंगलौर, तीसरी मुंबई और चौथी दिल्ली में संपन्न हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। नतीजा सिफर था। चौथी मीटिंग जो दिल्ली में संपन्न हुई, मीटिंग के पश्चात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कांग्रेस से पूछा, यदि आप बसपा को शामिल करना चाहते हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से दूर हो जाएगी। इसके विपरीत दिल्ली मीटिंग में अखिलेश यादव ने जो ये बात कही, उसके प्रत्युत्तर में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कब देश हित और राष्ट्र हित में कब किसको कहां जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे इंडिया गठबंधन के दल क्या कह रहे हैं, ये खुलकर सामने नहीं आई। जो बातें जनता के बीच में आई, वह मात्र उनके समर्थक पत्रकारों के द्वारा जनता के सामने आती रही। यानी जो पार्टियों को जो बात कहनी चाहिए, क्योंकि पार्टियों को तालमेल करना है, लेकिन पार्टियां नहीं, उनके समर्थित पत्रकार उस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार करते रहे। पत्रकार मायावती का कद बहुत ही छोटा करके दिखाने लगे। यह वो पत्रकार हैं जो इंडिया गठबंधन के दलों के सपोर्टर हैं। उन्होंने ही आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि एक पक्ष को कमजोर, दूसरे पक्ष को जोरदार जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, वो उनके लिए घातक, इंडिया गठबंधन के लिए घातक साबित हुई। पत्रकारों ने जिस तरह बसपा सुप्रीमो को छोटा करके प्रदर्शित करने का प्रयास किया, बसपा सुप्रीमो मायावती को ये बात बहुत ही नागवार लगी और उन्होंने कहा, अब हम अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी ताकत इंडिया गठबंधन को दिखाएंगे। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के घटक दल कोई सबक नहीं सीखा, उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि
जो पत्रकार लोग लिख रहे हैं ये उनकी राय हो सकती है। इंडिया घटक दल के दलों की ये मानसिकता या ये विचार नहीं है। उन्होंने सफाई देने का काम नहीं किया। इसलिए 15 जनवरी 2024 को जब सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन दिवस पर कोई ऐसी घोषणा अवश्य करेंगी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे, लेकिन बसपा सुप्रीमो हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की है और समाज को स्वाभिमान दिलाने का काम किया है। इससे उनका फायदा हो या नुकसान, वो अपने फायदे के लिए नहीं, समाज के फायदे के लिए हमेशा संघर्ष किया है, जिसके लिए वो जानी जाती है। इसके लिए उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ा है और दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी उन्होंने गिराने का काम किया है। ये सर्वविदित है। अब बात करते हैं लोग जो पत्रकार दर्शाया कि 2022 में बसपा बहुत कमजोर हो गई थी, 2014 में 0 थी, 2019 में सपा से गठबंधन में 10 सीटें पाई। ये पत्रकार ने कितना आग में घी डालने का काम किया। किसी पत्रकार ने ये नहीं बताया 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी 73 पे पहुंची, समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीट जीत पाई, जबकि वो उत्तर प्रदेश में सरकार थी। बसपा का वोट बैंक 2019 से 2014 में ज्यादा था, यद्यपि सीट नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ गौर करने की बात है, 2014 में मुस्लिम समाज का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। सिर्फ 5 यादव समाजवादी पार्टी के या अखिलेश यादव के परिवार के ही 5 सदस्य जीते थे। उनकी पार्टी जो मुस्लिम की पार्टी मानी जाती है, एक भी मुस्लिम नहीं जीता। ये समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं 2019 में। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया, चुनाव लड़ने की तैयारी की, लेकिन सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीतने और श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। यादव भ्रमित हुआ कि श्री मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते हैं कि वो सपा बसपा गठबंधन को यादव वोट दे, इसलिए यादव वोट भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गया, चला गया। ये वो सीटें जीते जहां पे दलित और मुस्लिम का बाहुल्य था, उन्हीं सीटों पर जीत हासिल कर पाए, जिसके कारण बसपा ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण कि समाजवादी पार्टी से 3 मुसलमान जीत कर आए और बसपा पार्टी से भी 3 मुसलमान जीत कर आए, जबकि 2014 से 19 में 2014 में एक भी मुसलमान जीतकर नहीं आया था। इससे 2019 ये साबित करता है कि जहां दलित और मुस्लिम बाहुल्य था, उन सीटों को जीत आसानी से हासिल कर सके। अब 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उस समय मीडिया ने इतना प्रोपोगंडा किया था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हरा सकती है, जिसके कारण ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान, के गौतम, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने मिलकर और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ा और 36% पर ये सभी पार्टियां सिमट कर रह गई और सभी ने मिलकर मात्र 125 सीटें जीत पाई, जबकि 2017 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर विजय पताका फहराई। समाजवादी पार्टी के 36% वोट पाकर भाजपा को नहीं हरा सके, बल्कि 2017 से ज्यादा सीटें भाजपा ने जीतकर अपना जीत का परचम फहराया। अब इनका जो सपोर्टर मीडिया था
उसने इस बात का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किया, अंधकार में रखा। हमदर्द होता तो सही बात का उल्लेख करता। मीडिया ने समाजवादी पार्टी पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन फिर भी जनता ने वो इस हार का कारण छिपा नहीं सके। जनता ने समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। इस स्थिति को सपा के सहयोगी दलों में समझ में आ गई और वो एक एक करके समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ने लगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के भी सपा की कमजोरी को समझकर और मुस्लिम समाज ने भी समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज के कदावर नेता सलीम शेरवानी ने भी सपा से इस्तीफा दिया, मतलब उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सपा को ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, धर्म सिंह सैनी, ब्रजेश प्रजापति, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान, के गौतम, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद आज छोड़ करके चले गए। सपा से इन नेताओं का अलग होने से करीब सपा का 15% वोट का नुकसान हुआ। अब सपा के पास कितना वोट बचा, इस पर इनका सपोर्टर जो मीडिया है, जो इनके रात दिन गुणगान करता है, वो इस बात को उजागर नहीं किया। ये इनको अंधकार में रखा, लेकिन इनके सहयोगी दल इस बात को समझ चुके थे कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराना समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है, इसलिए इनके सहयोगी दल इनका साथ छोड़ गए। समाजवादी पार्टी ने 2012 में प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिस सांसद से फड़वाया था, उस सांसद को 2024 में बिजनौर से फिर टिकट दिया और टिकट देकर यह साबित किया कि जो मानसिकता समाजवादी पार्टी की 2012 में थी, वो आज भी है। अगर उस समय आरक्षण का बिल फड़वा दिया था, उस समय आरक्षण नहीं देने दिया, तो आज भी वो उसी विचार पर कायम है, जिसके कारण SC ST का जो वोट उस घटना को भूलकर फिर समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा था, वो दूरियां बनाने लगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारत का 3000 जातियां जो SC ST की हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध करना अपना मन बना लिया। इसके लिए इनका सपोर्टर मीडिया ने कभी कोई चर्चा नहीं की। ये समाजवादी पार्टी को इनका सपोर्टर मीडिया इनको धोखा देता रहा। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि गलतियों को उजागर करे, बताए कि आप इनमें सुधार करें, और शायद बताते तो मेरा मानना है अखिलेश यादव निश्चित रूप से अपनी गलतियां सुधार करने का प्रयास करते, लेकिन इनका सपोर्टर मीडिया इनका हमदर्द था अथवा दिखावटी। खैर, इस पर समाजवादी पार्टी के लोग अच्छा विचार कर सकते हैं। आबिद रजा जो आंवला के चेयरमैन थे, उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा कि समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों का टिकट काटती है, इसके बाद वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। इसका मतलब यही हुआ कि मुस्लिम लीडर नहीं बल्कि मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी की इस चालाकी को मुस्लिम समाज अब अच्छी तरह से समझ चुका है। और वो अब समाजवादी पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है। इस संबंध में पूर्व चेयरमैन आंवला आबिद रजा ने एक लेटर जारी किया। उसमें इस बात का उल्लेख भी किया है और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका ये लेटर सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लिए कदावर नेता थे, उनका मुस्लिम समाज में बड़ा मान और सम्मान था। समाजवादी पार्टी के प्रखर रूप से वह वक्ता भी थे और हर काम में बढ़ चढ़
हिस्सेदारी लेते थे, जिसके कारण उन पर और उनके परिवारीजनों पर अनेकों मुकदमे कायम हुए, उनको जेल जाना पड़ा। आज की तारीख में भी आजम खां और उनकी पत्नी तथा उनका एक लड़का जेल में है। अखिलेश यादव आजम खां जैसे कदावर नेता से जेल में मिलने नहीं गए, उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, जबकि यदि कोई यादव जेल में जाता है तो ये इतिहास गवाह है कि अखिलेश यादव उससे जेल में मिलने गए। लेकिन आजम खान जैसा कदावर नेता, समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य और समाजवादी पार्टी के लिए वो और उसके परिवार के सदस्य जेल में, उनसे मिलने अखिलेश यादव जेल नहीं गए। ये भी मुसलमानों के अंदर एक अंदर ही अंदर बहुत बड़ी कुंठा पनप रही। अखिलेश यादव ने का ये जो व्यवहार पक्षपाती रवैया देखा आजम खान ने, तो आजम खान का स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंची, जिसका एहसास सिर्फ आजम खान को नहीं, उनके सपोर्टर मुसलमानों को भी अच्छी तरह से है। अखिलेश यादव से मुसलमान दूरियां बना रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये स्थिति देखकर अपने को, क्योंकि ओबीसी और एससी के जो नेता अखिलेश यादव से जुड़े थे वो इन्हें छोड़कर चले गए हैं, और मुस्लिम भी अगर छोड़ देते हैं तो अखिलेश के पास वोट बैंक क्या बचता है। इससे अखिलेश यादव के अंदर घबराहट पैदा हुई और वो आनंद फानंद में आजम खान से मिलने के लिए, जो संकट मोचन के नाम से समाजवादी पार्टी के लिए जाने जाते हैं, मिलने के लिए सीतापुर जेल गए। सीतापुर जेल में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात होती है, लेकिन बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिससे ये साबित हो कि जेल में कैसी वार्ता हुई, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई या नहीं हुई। लेकिन हाँ, आजम खान ने एक लेटर जो जारी किया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने अखिलेश यादव से कहा कि समाजवादी पार्टी के कारण हम और मेरा परिवार जेल में है। रामपुर की जनता असहाय, असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए मैंने अखिलेश यादव से अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, जिससे मेरी कमी रामपुर की जनता को एहसास ना हो। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव आजम खान की बात मानकर रामपुर से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। और न लड़ने की स्थिति में आजम खान ने लेटर में लिखा है कि ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम चुनाव का बायकॉट, बहिष्कार करेंगे। और अखिलेश यादव ने रामपुर से अपना नामांकन नहीं कराया, बल्कि दिल्ली से एक निजाम मोहिबुल्ला को बुलाकर उसका नामांकन करा दिया, जिसका आजम खान के पक्ष के मुसलमानों ने विरोध किया। अब देखना यह है कि आजम खान के सपोर्टर, आजम खान के आदमी ने भी नामांकन कराया है। कौन नाम वापस लेता है, कौन नाम वापस नहीं लेता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अखिलेश यादव यहां से, जो दिल्ली से बुलाकर निजाम को, मोहिबुल्ला को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिसका रामपुर की जनता विरोध कर रही है, और उसी को लड़ाते हैं, तो क्या आजम खान ने जो अपने लेटर में धमकी दी थी या सलाह दी थी, जो भी समझे, कि यदि अखिलेश यादव हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम चुनाव का बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब आजम खान का अगला कदम क्या होगा। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही कि रामपुर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है, और ये
अखिलेश यादव और आजम खान के टकराव में ये चुनाव किस स्थिति में पहुंचता है, ये टकराव बरकरार रहता है या इसमें समझौता होता है, ये दिलचस्प बात है और ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। इन सब बिंदुओं पर आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राह चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।